हेलो फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ सोशल इश्यूज वाला पार्ट। जो भी हमारा विजन आई है, इसका अक्टूबर मंथ की मंथली मैगजीन है, उसका हम सोशल इश्यूज स्टार्ट कर रहे हैं। और उसमें सबसे पहला टॉपिक है ड्रग एब्यूज़। तो ड्रग एब्यूज़ जो है एज अ टॉपिक, वो मैंने आई थिंक आपको पहले भी पढ़ाया है जब मैंने सोशल इश्यूज़ के आपको करंट अफेयर्स PT 365 वाली पढ़ाई थी, उसमें भी मैंने पढ़ाया है। बट मैं इसको पढ़ाने से पहले एक चीज़ आपको बता दे रही हूँ कि आप लोग वीडियोस देखेंगे तो ही मैं अच्छे से आपको और अच्छे से समझा पाऊँगी चीज़ें आपको। जो भी आपको इश्यूज़ है, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, उस चीज़ से रिलेटेड वो मैं आपको सॉल्व कर पाऊँगी। सो आप वीडियोस देखिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं आप मुझे बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, तो मैं आपको बाद में नंबर भी अपना दे सकती हूँ। बट पहले आप उन चीज़ों को पढ़िए और देखिए क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि वीडियोज़ में व्यूज़ नहीं आते हैं। तो क्या होता है, एक टीचर को पढ़ाने में फिर मज़ा नहीं आता है। जब व्यूज़ बढ़ते हैं, लोग देखते हैं, बच्चे सब्सक्राइब करते हैं, तो उसमें उनको भी पढ़ाने में मज़ा आता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो है फरवरी मंथ से आई थिंक PT 365 भी आने लगती है, जो कि मैं आपको बहुत थरली कंप्लीट करवाऊंगी। बट उससे पहले मंथली मैगजीन हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा बहुत आपको इश्यूज़ के बारे में आपका एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी बढ़ जाएगा। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और उसको व्यूज़ बढ़ाइए, तभी बेस्ट है कि आपको समझ में आएगा। मुझे ऐसा आपको लग रहा होगा कि मुझे व्यूज़ से मतलब है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको समझ में आए वो चीज़, क्योंकि मुझे जब तक आप क्वेश्चंस पूछेंगे नहीं तब तक मुझे भी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी कि आपको समझ में आ रहा है ठीक से या नहीं आ रहा है। और जो भी मेरे में इम्प्रूवमेंट में, जो भी मेरे पढ़ाने में कमी है, वो भी आप मुझे इम्प्रूव करने के लिए बोल सकते हैं, तो आई विल इम्प्रूव दैट ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे पहला है ड्रग अब्यूज़ सोशल इश्यूज़ में। तो ड्रग अब्यूज़ अभी क्या है, कॉलिंग फॉर अ ह्यूमन अप्रोच टुवर्ड्स ड्रग यूजर्स एंड एडिक्ट्स। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने रिकमेंड किया है कि जो नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है, उसमें क्या, उसमें कुछ चेंजेस लाइए और एग्जेम्प्ट करिए। मतलब जो भी ड्रग, जैसे जो भी लोग ड्रग लेते हैं, अभी आपने बहुत ज़्यादा न्यूज़ में देखा होगा कि जो शाहरुख खान के बेटे थे वो भी ड्रग केस में पकड़े गए हैं। और भी बहुत सारा ड्रग एडिक्शन, जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई उसके बाद ड्रग्स से बहुत सारे रिलेटेड चीज़ें, जैसे भारती और जो लाफ्टर में बहुत बड़ी क्वीन है, दैट इज़ शी इज़ भारती। सो वो लोग सब जो पकड़े गए, तो वो ड्रग लेते थे, इस कारण पकड़े गए। तो उन सब चीज़ों को अभी उन्होंने बोला है कि आप प्रिजन टर्म ना देके उनको, मतलब कैद ना करके, आप उनको एग्जेम्प्ट करिए प्रिजन टर्म से। बिकॉज जो ड्रग लेता है उसका जो साइकोलॉजिकल थिंग होती है, मतलब जो साइकोलॉजिकल उसका माइंड होता है, वो प्रॉपर नहीं होता। दैट्स वाई वो ड्रग जैसे केसेस में इन्वॉल्व होते हैं, लेते हैं। तो इसलिए उनको प्रिजन, आप इम्प्रिजनमेंट मत दीजिए, उसको डीक्रिमिनलाइज करिए, क्रिमिनलाइज मत करिए। ओके, तो इसलिए जो है गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने सजेस्ट किया है कि जो भी एक्ट है उसमें एग्जेम्प्ट करिए ड्रग यूजर्स को। ओके, सो मोर अबाउट न्यूज़ की अगर बात करें, तो मिनिस्ट्री ने सजेस्ट किया है कि जो ड्रग यूजर्स और एडिक्टेड हैं, उनको आप एज अ विक्टिम ट्रीट करिए, ना कि उनको एज अ मतलब उनको एज अ एक्यूज ट्रीट करिए। तो उनको एज अ विक्टिम ट्रीट करिए, जिनके लिए अटेंशन बहुत ज़रूरी है, कि उनको डी एडिक्शन किया जाए ड्रग से, और उनको रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड किया जाए, मतलब उनको ड्रग से दूर ले जाया जाए। क्रिमिनल एक्शन जो है उनके अगेंस्ट लिया ना जाए। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ने ये सजेस्ट किया है। और इट ऑल्सो कॉल फॉर डिक्रिमिनलाइजिंग पोजेशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ड्रग्स फॉर पर्सनल कंजम्पशन। मतलब जो पर्सनल कंजम्पशन के लिए थोड़ा बहुत ड्रग यूज़ कर रहे हैं, उनको आप डीक्रिमिनलाइज करिए। मतलब स्मॉल क्वांटिटीज ही कर रहे हैं, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में कर रहे हैं तो आप उनको डीक्रिमिनलाइज नहीं कर सकते, बट स्मॉल क्वांटिटी में अगर कोई पर्सनल कंजम्पशन कर रहा है ड्रग का, तो उसको डीक्रिमिनलाइज करिए। ओके, सो ड्रग एब्यूज़, अब मीनिंग और कॉजेज एंड एक्सटेंट इन इंडिया जान लेते हैं। तो व्हाट इज़ ड्रग एब्यूज़? ड्रग एब्यूज़ और सब्सटेंस एब्यूज़ जो होता है, वो दोनों सेम टर्म होते हैं। इसका मतलब यही है कि जो हार्मफुल और हजार्डियस
चीज़ें होती हैं उसका यूज़ जो भी ड्रग्स होते हैं, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस होते हैं, उनको यूज़ करना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अल्कोहल्स हो गए और इलिसिट ड्रग्स हो गए। साइकोट्रोपिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जब वो हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, वो हमें हमारे मेंटल प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जो भी बहुत ज़्यादा परेशान लोग रहते हैं तो उनको अल्कोहल और सिगरेट की लत बहुत जल्दी लगती है, जिसके कारण जो है वो एक्चुअली मेंटल प्रोसेस होता है जो आपको इन सब चीज़ों की तरफ खींचता है। तो लोग अपना टेंशन हटाने के लिए ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे मेंटल प्रोसेस को अफेक्ट करता है दैट इज़ कॉल्ड साइकोट्रोपिकल सब्सटेंस, साइको एक्टिव सब्सटेंस, सॉरी, ठीक है। तो आई होप ड्रग एब्यूज़ का टर्म का मतलब समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स कम टू कॉजेज ऑफ ड्रग एब्यूज़। तो कॉजेज ऑब्वियसली सबसे पहला है बायोलॉजिकल फैक्टर। तो बायोलॉजिकल फैक्टर में आ जाते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर में सबसे पहला है फैमिली हिस्ट्री एंड जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन। तो मतलब इसका मतलब यही है कि जो फैमिली मतलब आपके फॉर एग्जांपल आपके ग्रैंडफादर या आपके फादर या आपके मम्मी जो भी हैं, अगर वो ड्रग से एब्यूज्ड हैं तो आप भी उनको देखते देखते आपको ड्रग की आदत लगी जाएगी। प्री एग्जिस्टिंग साइकेट्रिक एंड पर्सनालिटी डिसऑर्डर और मेडिकल डिसऑर्डर, आपके अंदर कोई मेडिकल डिसऑर्डर है उसके कारण री इन्फोर्सिंग इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। तो मतलब जो भी इफेक्ट्स होते हैं ड्रग्स के उनको री इन्फोर्स करना, तो उसके कारण। फिर सोशल फैक्टर की अगर बात करें, पीयर प्रेशर, ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग। तो ईजी अवेलेबिलिटी मतलब आपके घर के पास ही अगर कोई ड्रग की दुकान है तो आपको आदत लग सकती है रोज आपको देखने से। लैक ऑफ सोशल एंड फेमिलियर सपोर्ट, ऑब्वियसली अगर आपके पेरेंट्स किसी चीज़ में आपको किसी टेंशन में सपोर्ट नहीं कर रहे तो आप बाहर जाके उस टेंशन को रिजॉल्व करेंगे, तो उसके कारण भी लग सकती है। रोमांटिसाइजेशन ऑफ ड्रग बाय मीडिया, ऑब्वियसली मीडिया जो है अगर ड्रग दिखाए, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोविड के जब स्टार्ट हुआ कोरोना वायरस, तो पहले सब जगह लॉकडाउन था पर दारुओं की दुकान खोली गई, तो ये भी एक टाइप का मीडिया ने हमको दिखाया कि देखिए दारू की दुकान में कितने सारे लोग लाइन में लगे, तो ये सब भी हो सकता है। फिर नेशनल सर्वे बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फाउंड दैट 29% ऑफ द ड्रग एब्यूजर्स, जो भी ड्रग एब्यूजर्स होते हैं वो इलिटरेट है, और सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पीपल जो है जिनके पास पुअर पैसे नहीं होते, वो लोअर स्टार्टअप पीपल होते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, वो सब इन केसेस में इन्वॉल्व रहते हैं। फिर आते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर अगर बात करें तो लो एस्टीम और पुअर स्ट्रेस मैनेजमेंट, जिनको स्ट्रेस मैनेजमेंट का इतना नहीं कर पाते हैं, चाइल्डहुड लॉस एंड ट्रॉमा टू एस्केप रियलिटी, सेंसेशन सीकिंग एंड पुअर कंट्रोल एंड लैक ऑफ केयर इन मॉडर्न फैमिलीज। ओके, फिर इकोनॉमिक फैक्टर की बात करें, ऑब्वियसली पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज इट इज़ द मेजर फैक्टर विच responsible for people to go into this type of situation. So like अगर पॉवर्टी है, पुअर फैमिलीज है, अगर वो उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो भले उनके पास पैसा ना रहे, पर जो भी पैसा वो जिस चीज़ों से कमाते हैं वो जाके ड्रग्स यूज़ करते हैं, ड्रग खरीदते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो ये सब चीज़ें भी हैं। और वर्क स्ट्रेस एंड फाइनेंशियल वरीज जो है, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स which causes people to move towards the drug. Okay, now let's come to causes हो गए। now let's come to extent of drug abuse in India, कितना है अपने इंडिया में। from traditional plant based drugs अगर बात करें such as cannabis, cocaine and heroin to synthetic drugs such as tramadol, consumption of narcotic substance in India जो है वो इंक्रीज हुआ है। पहले क्या होता था, प्लांट बेस्ड ड्रग्स लोग ज़्यादा यूज़ करते थे, बट अब सिंथेटिक ड्रग्स भी यूज़ करते हैं, और इंडिया जो है इलिसिट ड्रग का मार्केट है, और मोस्टली डोमिनेटेड कौन से ड्रग्स हैं, कैनबिस एंड ओपियोइड्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री अगर बात करें, एंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिपोर्ट, उन्होंने बोला है कि जो 2019 में ड्रग यूजर्स हैं वो 3.1 करोड़ कैनबिस यूजर्स हैं, और 2.3 करोड़ जो है ओपियाइड यूजर्स हैं। कंजम्पशन अक्रॉस स्टेट की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट कैनबिस यूजर्स हैं, फॉलोड बाय पंजाब एंड छत्तीसगढ़, दिल्ली। ओके, एंड ऑफ द टोटल ओपॉइड यूजर्स अगर बात करें तो 77 लाख जो पीपल है, ओवर 1/3 आर इन हार्मफुल ड्रग डिपेंडेंट कैटेगरी ड्यू टू एक्सेस यूज, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन परसेंटेज की अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है वो टॉप करता है लिस्ट में, जो कि ड्रग ज़्यादा यूज़ करते हैं, एंड 7% ऑफ द पॉपुलेशन इन मिजोरम। ओके, सो मेजर इनिशिएटिव्स की अगर बात करें जो ड्रग एब्यूज़ को कर्व करने के लिए लिए गए हैं, तो सबसे पहला ही है जिसमें हमको
रिफॉर्म करने की बात की है तो नेशनल ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 एक्ट इसमें बनाए, बहुत इंस्ट्रिंजेंट प्रोविजन बनाए हैं, लॉज बनाए हैं कि आपको पनिश करना है। फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ऑफ असिस्टेंस फॉर प्रिवेंशन ऑफ एल्कोहलिज्म एंड सब्सटेंस अब्यूज़ फॉर सोशल डिफेंस सर्विसेज। फॉर एग्जांपल जो भी हमारी सोशल डिफेंस सर्विसेज है वहाँ पे वॉलेंट्री ये स्कीम जो है वो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको हेल्प करती है कि एल्कोहलिज्म एंड ड्रग अब्यूज़ को प्रिवेंट कर सके। फिर मेंटल केयर हेल्थ केयर एक्ट जो है 2017 में उन्होंने इंक्लूड किया अल्कोहल और ड्रग अब्यूज़ डिसऑर्डर। फिर नेशनल सर्वे जो है जो भी हमारे ड्रग अब्यूज़ जितना भी कंट्री में हो रहा है उसको कंडक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक फर्स्ट नेशनल सर्वे बनाया, ठीक है। फिर नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन फॉर 2018 to 2025 जो कि फॉर्मुलेट हुआ और इम्प्लीमेंट कौन करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसका एम यही है कि जो भी एडवर्स इम्पैक्ट होते हैं ड्रग्स के उनको जो है रिड्यूस करना। फिर नशा मुक्त भारत अभियान एंड ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन लॉन्च हुआ 2020 में, इसी के कारण जो न्यूज़ में था जिसमें मैंने सोशल इश्यूज़ में पढ़ा है FT 365 में, जो कि 272 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया कंट्री के कि जो भी मोस्ट वनरेबल स्टेट हैं उनको हेल्प करे। फिर UN कन्वेंशन की अगर बात करें तो इंडिया जो है 3 यूनाइटेड नेशन ड्रग कन्वेंशन है उसका पार्टी है। फॉर एग्जांपल सिंगल कन्वेंशन ऑन नेशनल ड्रग्स 1961, कन्वेंशन ऑन साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस 1971 एंड कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस 1988। ओके, तो इंडिया इसका पार्ट है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स कम टू इशूज़ इन कर्बिंग ड्रग एब्यूज़ इन इंडिया। तो क्या इशूज़ हैं हमको ड्रग एब्यूज़ को कर्ब करने के लिए। तो इंडिया जो है एक ड्रग ट्रैफिकिंग का हब है, एक्ट करता है। ज्योग्राफिकली अगर हम बात करें तो इंडिया जो है गोल्डन क्रेसेंट जो होता है, गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट जो हमारे 3 कंट्रीज़ हैं उनके बीच में इंडिया लाई करता है, जो कि मेजर ओपीएम प्रोड्यूसिंग रीजन है हमारे वर्ल्ड के, इसलिए इंडिया जो है इनके बीच में लाई करता है। तो इसलिए यहाँ से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो सकता है। तो गोल्डन क्रेसेंट की अगर बात करें तो हमारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान की हम बात कर रहे हैं, देखिए क्रेसेंट शेप का बना है। और गोल्डन ट्रायंगल की अगर बात करें तो हम म्यांमार, थाईलैंड और लाओस की बात कर रहे हैं। ओके, तो दीज आर द गोल्डन ट्रायंगल और इन दोनों के बीच में जो है हमारा इंडिया लाई करता है। दैट्स वाई इंडिया जो है ट्रैफिकिंग हब की तरह एक्ट करता है। फिर ट्रीटमेंट गैप की अगर बात करें तो नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2015-16 ने शो किया है, उनका जो डेटा है उन्होंने शो किया है कि ट्रीटमेंट गैप जो है वो ज़्यादा है 70% फॉर ड्रग यूजर्स डिसऑर्डर, ठीक है। फर्दर मेयरली 5% जो पीपल है विद इलिसिट ड्रग यूज डिसऑर्डर रिसीव्ड इम्पेशेंट केयर, मतलब उनको पूरी तरह से केयर नहीं मिल पाता है। फिर इंडियाज़ अप्रोच टू ड्रग कंजम्पशन, इंडिया जो है ड्रग कंजम्पशन को एज अ क्रिमिनल ऑफेंस की तरह ट्रीट करते हैं, जिसके कारण बहुत सारे सोसाइटी के जो भी मेंबर हैं वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते इन सब चीज़ों में। फिर ऑर्गेनाइज्ड नेचर, सिंस ड्रग पेडलिंग इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऑब्वियसली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जिसके कारण वो पुलिस को चैलेंजिंग होता है कि वो किसी इसको कर्ब कर सके और जहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा है उस पॉइंट को, मतलब सोर्स ऑफ ओरिजिन को बंद कर सके, तो ये इसलिए चैलेंजिंग होता है। ऑल्सो ड्रग अब्यूज़ इज़ बीइंग सीन एज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बिकॉज इट इंटरनली लिंक्ड विद अदर सीरियस क्राइम्स। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हो गए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गए, मनी लॉन्ड्रिंग हो गए, तो इन सब से भी ये कनेक्टेड है। फिर एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी अगर बात करें तो डिजिटल पेनिट्रेशन इंक्रीज़ होने की वजह से, डार्क वेब इंक्रीज़ होने की वजह से, ऑनलाइन मार्केट्स इंक्रीज़ होने की वजह से ये सब जो है और ज़्यादा बढ़ रहा है। बिकॉज पीपल्स जो भी अपने फ़ोन में ही चीज़ें लेकर रखते हैं तो मतलब पर्सनली वो ऑर्डर कर सकते हैं तो आपको कहीं से पता नहीं चलेगा। फिर इंक्रीज्ड वर्नेबिलिटीज़ ड्यू टू पेंडेमिक, तो कोविड-19 पेंडेमिक ने बहुत सारे फैक्टर्स को एग्जर्वेट कर दिया है और जो कि सोशियो इकोनॉमिक वर्नेबिलिटी और ड्रग यूज डिसऑर्डर जो है और ज़्यादा बढ़ गया है। ओके, सो this is the issues in curbing ड्रग एब्यूज़। अगर विशियस साइकिल की बात करें, फॉर एग्जांपल ड्रग यूज डिसऑर्डर हुआ, देखिए सबसे पहले लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट है तो पीपल जो है ज़्यादा एम्प्लॉय नहीं हो रहे। फिर लिमिटेड एजुकेशन है, ओके, एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो वो अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करें। एजुकेशन नहीं है तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो पॉवर्टी आती है और पॉवर्टी कहाँ आपको लेकर जाती है, ड्रग यूज डिसऑर्डर की तरफ आपको लेकर जाती है। ओके, नाउ लेट्स कम टू व्हाट कैन बी डन टू ओवरकम दीज इशूज़। तो
तो हम अब क्या करें कि हम इस इश्यूज़ को ख़त्म कर पाएँ। तो सबसे पहले साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड एट स्केल। सबसे पहले हमको जो ट्रीटमेंट गैप जो हमारा बढ़ रहा है, उस ट्रीटमेंट गैप को हमको कम करना है बिटवीन मतलब जो भी हमको ट्रीटमेंट है, जहाँ पे भी डिमांड है इस ट्रीटमेंट की, उसको हम प्रॉपर हम वहाँ पे एलोकेशन कर पाए चीज़ों का। एविडेंस बेस्ड सब्सटेंस यूज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम्स, ऑब्वियसली हमको प्रिवेंशन प्रोग्राम्स की ज़रूरत है, जो कि वो सिर्फ सब्सटेंस यूज़ को प्रिवेंट ना कर रहे हो, बल्कि जो भी हमारे पीपल के हेल्थ में जो भी हमारे मेंटल रिटार्डेशन है, उन सब चीज़ों को भी सही करें एडल्टहुड से मतलब जो बच्चों से लेकर एडल्टहुड तक। चेंज्ड आउटलुक टुवर्ड्स ड्रग एब्यूज़, ऑब्वियसली अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इन स्टेब्लिशिंग सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर एज अ बायो साइको सोशल हेल्थ कंडीशन। ठीक है, अदर स्टेप्स अगर बात करें तो एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ड्रग सप्लाई जो करते हैं और ड्रग जो डिमांड करते हैं उनमें, और उनके बीच का ऑब्वियसली सोर्स ऑफ ओरिजिन पता होना चाहिए, तो हम चीज़ों को कब कर पाएंगे। बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करिए, जो भी पॉवर्टी वाले पीपल है जो भी रह रहे हैं उनको पॉवर्टी से हटाने में हम ड्रग एब्यूजर्स भी कम होंगे, और अप्रोप्रिएट लिंकेज होना चाहिए हमारे हेल्थ वर्कर्स, कम्युनिटी लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स सबके बीच। ओके, सो दीज आर द solutions which can overcome these issues. Okay, now let's come to the practice around the globe that can be replicated in India. अब क्या प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा बाहर के कंट्रीज़ में यूज़ होती है ड्रग एब्यूज़र्स को कब करने के लिए, जो हम इंडिया में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले पोर्चुगल की अगर बात करें, पोर्चुगल ने जो भी पर्सनल यूज़ और पोजेशन मतलब जो भी पर्सनल यूज़ के लिए ड्रग यूज़ करते थे उनको डीक्रिमिनलाइज किया है इन जुलाई 2001 में। और एचआईवी ट्रांसमिशन रेट जो है दैट वाज वंस हाईएस्ट अमंग्स ऑल द यूरोपियन कंट्रीज हैड implemented and the usage of drug administered certain vulnerable groups has decreased। मतलब जैसे ही उन्होंने डिक्रिमिनलाइज किया तो बहुत सारे एचआईवी ट्रांसमिशन रेट जो है वो भी डिक्रीज हुआ है, प्लस वनरेबल ग्रुप्स भी इन डिक्रीज हुए हैं। फिर आइसलैंड की बात करें तो आइसलैंड एक टाइम पे बहुत एक्यूट ड्रग एब्यूज जो भी चिल्ड्रन में था वो बहुत देखा जा रहा था और यूथ में। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो इस इशू को इस तरह टैकल करेंगे कि राइट अप द स्कूल्स लेवल से ही उस इशूज़ को टैकल करेंगे। एंड फ्रॉम तो उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, एप्टीट्यूड टेस्ट इंट्रोड्यूस किया विच रिवील दैट द इंक्लिनेशन ऑफ स्टूडेंट टू परसुएडिंग पेरेंट टू कीप लिक्वर एंड सिगरेट आउट ऑफ रीच ऑफ द यूथ। ठीक है, सो इट हैज सक्सेसफुली वीन्ड अवे 70 to 80% ऑफ इट्स यंग पॉपुलेशन फ्रॉम द ड्रग। तो ऑब्वियसली अगर आपने स्कूल में देखा होगा, बहुत सारे स्कूल्स आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि स्कूल में बच्चों को ड्रग दिए जाते हैं, तो राइट अप टू दैट लेवल आप वहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से सॉल्व हो पाएंगी। ओके, सो दिस इज़ द ड्रग एब्यूज़। नाउ लेट्स कम टू द गेमिंग डिसऑर्डर। गेमिंग डिसऑर्डर जो है ये भी मैंने पढ़ाया है आपको गैम्बलिंग वाला PT 365 में। तो गेमिंग डिसऑर्डर जो है अभी क्या हुआ, कोरोना वायरस पेंडेमिक के टाइम पे क्या हुआ, लोगों लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के कारण बच्चे जो हैं घर पे रहने लगे, और घर पे रहने लगे तो पूरा दिन वो बोर भी होते थे, तो इसलिए वो अभी क्या हो रहा है कि बच्चे ऑनलाइन गेम बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं। तो गेमिंग डिसऑर्डर इज क्विकली ग्रोइंग एज पैंडेमिक स्पर्ड इन इंक्रीज यूज़ ऑफ इंटरनेट डिवाइसेस, बिकॉज लोग अंदर रहते तो इंटरनेट डिवाइसेस यूज़ करने लगे, इसलिए डिसऑर्डर जो है ये बढ़ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन की अगर बात करें तो इंडियाज़ ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री जो है इसका वर्थ कितना है 15,500 करोड़ बाई 2023। A 2019 सर्वे बाय द US बेस्ड लाइमलाइट नेटवर्क फाउंड दैट इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ गेमर्स जो है इंडिया में रहते हैं आफ्टर साउथ कोरिया। तो याद रखिए इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ गेमर्स इंडिया में रहते हैं। वाइल टाइम स्पेंट ऑन ऑनलाइन इज स्टिल नॉट एज हाई as in other countries, is found that almost a quarter of adult Indian gamers had missed work while playing games। Obviously क्योंकि बहुत सारे लोग गेम्स प्ले करते हैं तो अपना काम नहीं कर पाते। लास्ट मंथ चाइना लिमिटेड गेमर्स अंडर 18 ईयर्स टू जस्ट 3 hours ऑफ द ऑनलाइन गेम्स पर वीक। तो उन्होंने बोला चाइना ने अभी लिमिट कर दिया कि जो भी गेमर्स हैं 18 साल के अंदर वो सिर्फ 3 घंटे ही ऑनलाइन गेम्स पर वीक में खेल सकते हैं। ओके, अब अबाउट गेमिंग डिसऑर्डर के बारे में देखते हैं। तो WHO ने कैटेगराइज किया है कि गेमिंग डिसऑर्डर अगर कोई गेम खेल रहा है, पूरा दिन खेल रहा है, तो वो एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है। 2018 में उन्होंने बोला था कि गेमिंग डिसऑर्डर एज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन इन 2018। बट अकॉर्डिंग टू द WHO डेफिनेशन अगर बात करें तो जिन भी पर्सन को गेमिंग डिसऑर्डर है उनमें फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं एटलीस्ट इन 12 months। फॉर एग्जाम्पल लैकिंग कंट्रोल ओवर गेमिंग हैबिट्स, ऑब्वियसली क्योंकि वो इतना
गेम खेलते हैं कि उनकी हैबिट हो जाती है, अगर वो नहीं खेल पाते तो उनको प्रॉब्लम होती है। प्रायोरिटाइज गेमिंग ओवर अदर इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज़, ऑब्वियसली जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको छोड़ के, पढ़ाई लिखाई छोड़ के गेमिंग की तरफ ही जाते हैं। एंड कंटिन्यूइंग गेमिंग डिस्पाइट इट्स नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज नोन, ठीक है, उनको पता है फिर भी वो गेम खेल रहे हैं। दस अकॉर्डिंग टू WHO क्राइटेरिया डजेंट इंक्लूड सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड प्लेइंग, ठीक है, तो WHO ने ये कहीं पर मेंशन नहीं किया कि इतने नंबर ऑफ आवर्स आप प्ले कर रहे हो तो आपको गेमिंग डिसऑर्डर है। गेमिंग डिसऑर्डर मतलब बहुत सारी चीज़ें। So instead, the description is of someone with an inability to stop paying, even though it interferes with others areas of one's life. Consequence क्या होंगे गेमिंग डिसऑर्डर के? ऑब्वियसली फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल डैमेजेस आपको करेंगे, इम्पेयरिंग स्लीप्स, एपेटाइट्स, कैरियर्स और सोशल लाइफ्स, ठीक है। तो दीज आर द सम प्रॉब्लम्स जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द केस स्टडी। अगर बात करें गेमिंग टू गैम्बलिंग, तो निम्हंस जो है उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया। उन्होंने बोला कि पाथ कैसे माइग्रेट होते हैं कोई भी पर्सन, कोई भी पीपल, कोई भी चिल्ड्रन गेमिंग से गैम्बलिंग की तरफ। तो उन्होंने देखा कि 14 ईयर ओल्ड जो पर्सन था वो पहले एडिक्ट बच्चा था, वो एडिक्ट हुआ पहले ऑनलाइन गेम्स की तरफ, जहाँ पे कोई भी मॉनेटरी वैल्यू उनको नहीं मिल रही हो, ठीक है। जब उन्होंने गेम खेलना शुरू किया तो उनको कोई भी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, पर वो जीत रहा है। तो धीरे धीरे जैसे ही वो जीतने लगा तो उसको आदत पड़ जाएगी जीतने की, और वो जो है उसके अंदर एक काविंग आएगी कि मुझे पैसे चाहिए, तो वो दूसरे गेम्स की तरफ जाएगा और उनको जीतने की कोशिश करेगा, जिसके कारण जो है ये गैम्बलिंग की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ओके, सो दिस इज़ द गेमिंग टू गैम्बलिंग। नाउ लेट्स कम टू द वे अहेड। अगर लीगल की बात करें, लीगल तौर पे हम कैसे इसको कर्ब कर सकते हैं, तो साइकेट्रिस्ट ने रिकमेंड किया है कि बेयर मिनिमम स्टैट्यूटरी बॉर्डिंग और मैंडेटरी ब्रेक्स आपको प्रोवाइड करना चाहिए, जो भी गेमिंग को प्रिवेंट करने के लिए। डिजिटल फास्टिंग, जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो डिजिटली इतने ज़्यादा एक्टिव ना हो, फ़ोन वगैरह इतना ज़्यादा यूज़ ना करें, फैमिली मेम्बर्स जो है फ़ोन को अपने पास रखें, बच्चों को ना दें, तो उसके कारण भी बहुत सारे चीज़ें सॉल्व होगी। ट्रीटमेंट और गेमिंग डिसऑर्डर इज अ न्यू क्लासिफिकेशन, सो यहाँ पे कोई क्लियर ट्रीटमेंट नहीं है। हाउएवर इट कैन लाइकली दैट ट्रीटमेंट फॉर एन अदर एडिक्टिव बिहेवियर सच एज गैम्बलिंग एडिक्शन will also be relevant for gaming disorder. They may include psycho education, ठीक है, ट्रीटमेंट एज यूजुअल, interpersonal family intervention and development of a new lifestyle. Okay, so this is the way ahead. I hope आपको क्लियर हो गया गेमिंग डिसऑर्डर। नाउ लेट्स कम टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये भी मैंने पढ़ाया है आपको जब मेडिकल टर्मिनेसी बिल पढ़ाया था, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल पढ़ाया था मैंने, जो अभी गवर्नमेंट ने एक्ट मतलब उसको अमेंड करने की बात की कि पहले 20 वीक्स तक ही आप बच्चों को गिरा सकते थे। अब क्या है, उन्होंने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया 24 वीक्स तक। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मतलब विमेन को प्रॉब्लम है या कोई सेक्शुअल अब्यूज़ की वजह से वो प्रेग्नेंट हुई है, तो बच्चे को वो मतलब अबॉर्ट करा सकते हैं। तो इसलिए ये न्यूज़ में है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने अभी नोटिफाई किया है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स 2021 को नोटिफाई किया है अंडर सेक्शन 6 ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। तो न्यू रूल्स इसलिए 2003 रूल्स को अमेंड करेंगे और वो डिफाइन करेंगे कि क्या डिफाइन करेंगे कि प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को उन्होंने डिफाइन किया है, और बहुत सारी अदर कंडीशंस को वो किया है। अमेंडमेंट ने बोला है कि एक मेडिकल बोर्ड सेटअप करिए जो कि जो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा लिमिट जो है टर्मिनेशन, प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन की अप टू 24 वीक्स अगेंस्ट प्रीवियस अपर लिमिट जो है 20 वीक्स थी। सेलियन फीचर्स देख लेते हैं। तो ये जो है इस रूल्स के अंदर सबसे पहले पावर्स और फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं स्टेट मेडिकल बोर्ड का, ठीक है। जो ये क्या करेंगे, एग्जामाइन करेंगे विमेन और उसकी रिपोर्ट को टर्मिनेशन के लिए, अलाउ कर सकते हैं और डिनाई कर सकते हैं टर्मिनेशन जो है प्रेगनेंसी का बियॉन्ड 24 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पीरियड। को ऑप्ट अदर स्पेशलिस्ट इन द बोर्ड एंड आस्क फॉर एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट। फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि जो भी विमेन की कैटेगरीज है, कौन सी विमेन की कैटेगरीज एलिजिबल है प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन के लिए, मतलब अबॉर्शन के लिए 24 वीक्स तक, जो कि सबसे पहले सेक्सुअल असॉल्ट में जो है, रेप केसेस में जो विमेन है, मार्शल स्टेटस अगर चेंज हो रहा है, अगर वो प्रेग्नेंट है, वुमेन अगर उनकी फिजिकल डिसेबिलिटी है, मेंटली इल विमेन, ठीक है, फीटल मैलफंक्शन अगर विमेन को कोई प्रॉब्लम्स है, और विमेन विद प्रेगनेंसी इन ह्यूमैनिटेरियन सेटिंग डिजास्टर्स में है, तब जो है 24 वीक्स तक वो अपने बच्चे को
अबॉर्ट कर सकते हैं। फिर इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी स्पेसिफाई किया है फॉर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। वो जो है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है कंडक्ट करेंगे अप टू 9 वीक्स, 12 वीक्स और 12 to 20 वीक्स। और बाकी सब चीज़ें इसमें लिखा है, अदर मैगजीन्स में दिया है, इसलिए मैं उसको नहीं पढ़ा रही हूँ, और मैंने PT 365 में पढ़ा है और इसमें भी नहीं दिया है। फिर व्हाट इज़ द नीड फॉर एन एबॉर्शन लॉ, क्या क्यों ज़रूरी है? तो ऑब्वियसली हेल्थ और सेफ्टी वीमेन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। स्ट्रेंथन करना रिप्रोडक्टिव राइट्स को, क्योंकि ऑब्वियसली वीमेन का राइट है, वो उनको बच्चा पैदा करना है करे, नहीं करना नहीं करे। एनकरेजिंग सोसाइटल एक्सेप्टेंस फॉर चॉइस, क्रिएशन ऑफ लॉ कैन हेल्प इन मूवमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव राइट्स फॉर वुमेन अगेन, एनेबलिंग मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, प्रिवलेंस of law protect the medical practitioners at the same time act as a guide in navigating difficult social situation। अब क्रक्स क्या है अबॉर्शन इशू का? दैट इज प्रो लाइफ वर्सेस प्रो चॉइस डिबेट। प्रो चॉइस डिबेट मतलब आप फोकस करें मदर पे, प्रो लाइफ डिबेट मतलब फोकस करें आप चाइल्ड पे। ऑब्वियसली आपके अंदर कोई पल रहा है तो आप उसको बचाएंगे या फिर अपने आप को बताएंगे, या फिर विमेन की चॉइस क्या होनी चाहिए कि वो अपने आप को बचाना चाहती है, अपने बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम्स है। तो दैट इज़ द डिबेट विच कम्स इन इट। सो प्रो चॉइस मूवमेंट की अगर बात करें, दैट इज़ फोकस ऑन मदर, तो विथ स्ट्रॉन्ग बेसिस इन रिप्रोडक्टिव राइट्स जो होते हैं वुमेन के, तो प्रो चॉइस मूवमेंट जो है वो रिप्रेजेंट करती है, पीपल को रिप्रेजेंट करती है जो कि मेडिकल एबॉर्शन कराना चाहता है। ओके। एंड प्रो लाइफ मूवमेंट उन लोगों को, वो रिलीजन पे बेस्ड है, जो कि वो दिखाता है कि उन वुमेन्स को दिखाते हैं जो कि मतलब अगेंस्ट है मेडिकल एबॉर्शन के, मतलब वो मेडिकल एबॉर्शन नहीं चाहते हैं। तो मेजर सोशो एथिकल आर्ग्यूमेंट जो है इसको सपोर्ट करने के लिए कि हमको मतलब बच्चों को गिराना चाहिए अगर हमारे प्रॉब्लम है, तो वुमेन ऑटोनॉमी, राइट्स ओवर द बॉडी। ऑब्वियसली वुमेन की राइट्स होती है उसके बॉडी के ऊपर कि वो करना चाहती है नहीं। बर्थ डिफेक्ट विच आर लीथल और लीड टू लाइफ लॉन्ग सफरिंग टेक्स हैवी टॉल ऑन पेरेंट्स टू मोरल डिस्ट्रेस एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। स्टेट्स कांट ओवरलुक द एज, माइनर एंड मेंटल हेल्थ विमेन, ठीक है, ऑल्सो रेप केसेस। और नो चाइल्ड शुड बी ब्रॉट अनवांटेड, मतलब कोई भी चाइल्ड को बिना चाहे पैदा नहीं करना चाहिए। अब क्या चीज़ें हैं जो हम सोशल एथिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं कि जो सपोर्ट करते हैं प्रो लाइफ, मतलब प्रो चॉइस डिबेट, मतलब प्रो लाइफ डिबेट। तो फीटस राइट जो होता है वो पर्सनहुड का होता है। मिसयूज ऑफ पेरीनेटल डायग्नोसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन एज वेल एज स्कार्स अवेलेबिलिटी ऑफ सच टेक्नोलॉजीज इन आवर सोसाइटी, और अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है ये, बिकॉज आप किसी बच्चे को जो आपके पेट में रह रहा है उसको ख़त्म कर रहे हो। तो दिस इज द प्रो लाइफ मूवमेंट। नाउ लेट्स कम टू चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग MTP एक्ट इन इंडिया। तो शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर, ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं है। 75% जो शॉर्टेज है हमारे डॉक्टर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की। शॉर्टेज ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 बोलते हैं ओनली 53% ऑफ एबॉर्शन परफॉर्म बाई रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर्स इन इंडिया। ओके। अवेयरनेस ऑन लॉज, बिकॉज पीपल को अवेयरनेस नहीं है। सोशल स्टिग्मा, बिकॉज प्राइवेसी नहीं है, विक्टिम्स ऑफ रेप हैं ये सब। रिलीजियस अपोजिशन, सेवरल इंस्क्रिप्शन और रिलीजियस टेक्स्ट इन वन फॉर्म और द अदर अपोज करते हैं अबॉर्शंस को, जिसके कारण जो है बहुत सारी चीज़ें हिंडर होती हैं। अब वे फॉरवर्ड की अगर बात करें, तो रेगुलेशन ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन उसको सेंटर करना चाहिए अराउंड द वुमेन एंड द चाइल्ड, ठीक है। कीपिंग दिस प्रिंसिपल्स कैन बी अडॉप्टेड इन रेगुलेशन टू एंश्योर दैट हेल्थ, सेफ्टी और प्राइवेसी जो है वुमेन की सारी चीज़ें प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। तो ये पढ़ लीजिएगा आप एक बार, ठीक है। तो दिस इज़ द MTP एक्ट, और ये मैंने बहुत अच्छे से आपको PT 365 में पढ़ा है, प्लीज़ जाके वहाँ से पढ़िए, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट था वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। नाउ लेट्स कम टू PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, बट ये थोड़ा सा वैसे पढ़ाया था, ठीक है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना जब पढ़ाया था तभी उसमें ही मैंने कुछ रेफरेंस दिया था इसके बारे में, ठीक है। तो नाउ लेट्स कम टू PM आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च किया है। ये एक लार्जेस्ट पैन इंडिया स्कीम है जो कि हमारा पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने की बात की कि हम उसको क्रिएट करें और उसको इम्प्रूव करें। इट ऑल्सो नोन एज प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना भी बोलते हैं इसको, और ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके? ऑब्वियसली जो हमारे पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ग्रासरूट लेवल पे स्ट्रेंथन करना, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ केयर हो गए,
सर्विलेंस एक्टिव कम्युनिटी, ठीक है, पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना और उनके गवर्नेंस कैपेसिटीज़ को बढ़ाना, एक्सपेंड करना और बिल्ड करना IT इनेबल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, डिसीज सर्विलेंस के लिए, सपोर्ट करना रिसर्च ऑन कोविड-19 अदर इन्फेक्शियस डिसीज जो भी फैलती है, और डेवलप करना कोर कैपेसिटीज टू डिलीवर वन हेल्थ अप्रोच, दैट मीन्स एनिमल प्लस ह्यूमंस को एक साथ मिला के जो है एक अप्रोच में लाना, ठीक है। तो ये जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, और इट इज़ इन एडिशन विथ नेशनल हेल्थ मिशन के एडिशन में ही है कि नेशनल हेल्थ मिशन जो है तो उसके एडिशन में। अब प्रधानमंत्री जो हमारा अभिम है वो 3 क्रिटिकल गैप्स को एड्रेस करने की बात कर रहा है जो इंडियन पब्लिक हेल्थ सेक्टर में है। पहला है इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स को सेटअप करना डिसीज़ का डायग्नोस करने के लिए, ऑगमेंट करना हेल्थ फैसिलिटीज़ को फॉर द ट्रीटमेंट, और एक्सपैंड करना एग्जिस्टिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन फॉर स्टडी पेंडेमिक, ठीक है। तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन में मल्टी डायमेंशनल और मल्टी मॉडल इंटरवेंशंस भी हैं और होलिस्टिक अप्रोच हेल्थ केयर सेंटर भी है। ये आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं आपको पढ़ा नहीं रही हूँ। फिर आते हैं ये जो है नेशनल हेल्थ मिशन जब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था उसी के टाइम पे उसी के एडिशन में लॉन्च किया है। तो नेशनल हेल्थ मिशन जो है वो 2013 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, जिसके दो मिशंस को इंक्लूड करके बिना, जो कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन था। इसके जो कंपोनेंट हैं वो हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग, रिप्रोडक्टिव मैटरनल, नियोनेटल एंड चाइल्ड एडोलसेंट हेल्थ है, एंड कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। अब 3 कंपोनेंट है नेशनल हेल्थ मिशन के। पहला है फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द मिशन विच इज़ टू एस्टेब्लिश कॉम्प्रिहेंसिव सर्विलेंस, ऑब्वियसली सर्विलेंस प्रोवाइड करना इन्फेक्शियस डिसीज के लिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल की अगर बात करें तो इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ इन लेबोरेटरीज को सेटअप करना। स्टेट लेवल की अगर बात करें तो नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल को सेटअप करना, एंड नेशनल लेवल की बात करें तो इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म को इस्टेब्लिश करना। फिर सेकेंड कंपोनेंट जो है मिशन का वो है कॉम्प्रिहेंसिव डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर बात करें नेशनल रूरल अर्बन हेल्थ वेलनेस सेंटर्स को सेटअप करना और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल्स ब्लॉक्स को सेटअप करना। स्टेट लेवल की बात करें तो 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को सेटअप करना, और नेशनल लेवल की बात करें तो 2 कंटेनर बेस्ड मोबाइल हॉस्पिटल्स को सेटअप करना। थर्ड कंपोनेंट की अगर बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव पेंडेमिक रिसर्च, मतलब पूरी तरह पेंडेमिक रिसर्च। डिस्ट्रिक्ट लेवल की अगर बात करें उसी में तो स्ट्रेंथन करना जो 80 वायरल डायग्नोसिस और रिसर्च लैब्स हैं। स्टेट लेवल की बात करें तो 15 न्यू बायोसेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरीज हैं उसको ऑपरेशनलाइज्ड करना। नेशनल लेवल की बात करें तो 4 न्यू रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट है फॉर वीरोलॉजी, उनको ऑपरेशनलाइज्ड करना। ओके, तो दीज आर द 3 कंपोनेंट ऑफ द मिशन। नाउ लेट्स अब उसमें इन एडिशन टू द अबव स्कीम अगर बात करें तो जो अदर अप्रोचेस और अदर चीज़ें ली गई हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, तो 4 गाइडिंग प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए हैं। पहला जिसमें यूनिवर्सल एक्सेस और एक्सेस टू एन एडिक्वेट लेवल एंड एक्सेस विदाउट एक्सेसिव बर्डन, ये सब प्रोवाइड करना। सेकेंड है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल कॉस्ट फॉर एक्सेस एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्डन इन रेशनिंग केयर एंड कैपेसिटी एंड अ कॉन्स्टेंट सर्च फॉर इम्प्रूवमेंट टू अ मोर जस्ट सिस्टम। थर्ड है ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स फॉर competence, empathy, accountability, and fourth, special attention to vulnerable groups such as children, women, disabled and aged. फिर आते हैं रेगुलेटर्स की बात करें तो हमको बहुत ज़रूरी है, नीड ऑफ द आर इज़ टू हैव एन रेगुलेटर हु कैन वर्क विद स्टेट एंड इंश्योर दैट द फोकस शिफ्ट टू अफोर्डेबल हेल्थ केयर। तो हमको एक रेगुलेटर की ज़रूरत है कि हमारा जो फोकस है स्टेट लेवल पे, एक रेगुलेटर की ज़रूरत है कि हमारा फोकस है वो पूरी तरह अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को जो है उनकी अवेलेबिलिटी हो, जैसे कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ सके, जो भी पीपल सर्वाइव कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे हो सके। रिड्यूस इनिक्विटी जो है बिटवीन द स्टेट, जैसे कि बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे बहुत कम हॉस्पिटल से बहुत कम फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, उनको इनिक्विटी को रिड्यूस करना। जियो कोडिंग, इट इन्वॉल्व्स द इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग हेल्थ स्टेटस, ठीक है। सच सिस्टम विल अलाउ एंटिटीज एट ऑल लेवल्स टू हैव अ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, और रिड्यूस करना अर्बन बायस को। ओके, सो दीज आर द सम इनिशिएटिव्स जो लॉन्च किए गए हैं। अब इंडिया हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस एट अ ग्लांस आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू स्वच्छ भारत मिशन 2.0 एंड अमृत मिशन 2.0।
ठीक है। तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 और अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0 जो है अभी लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो ये मिशन जो है आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका 2.0 वाला पार्ट लॉन्च किया है। बोथ मिशंस इसलिए डिज़ाइन किए गए हैं कि जो भी एस्पिरेशन है कि हमारी सिटीज़ को कैसा बनाना है, तो हमारी सिटीज़ को गार्बेज फ्री और वाटर सिक्योर बनाना है। और ये फ्लैगशिप मिशन जो है ये बहुत सारे अर्बनाइजिंग इंडिया के जो भी चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करेंगे और कंट्रीब्यूट करेंगे, जो भी हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है 2030 तक का, उसको अचीव करने में हेल्प करेंगे। अब आते हैं सबसे पहले अचीवमेंट ऑफ, ये आप पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ। तो सबसे पहले अबाउट स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 की बात करें तो ये फोकस करेगा सैनिटेशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को अचीव करने में, उनके आउटकम्स को अचीव करने में। और 10 अचीविंग क्या कौन से विजन को अचीव करने में, गार्बेज फ्री अर्बन इंडिया विजन को अचीव करने में। और ये कंटिन्यूएशन हैज़ बीन अप्रूव्ड टिल 2025 to 26। मिशन जो है ये पेपरलेस है और डिजिटल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है थ्रू GIS मैप्ड वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑनलाइन सिस्टम पे बेस्ड है। अब की कंपोनेंट्स क्या है इसके, सस्टेनेबल सैनिटेशन। क्या सस्टेनेबल सैनिटेशन का मतलब क्या होता है कि ये हमारे कंप्लीट एक्सेस प्रोवाइड करेगा किसको, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ को, टू सर्व जो भी एडिशनल पॉपुलेशन है माइग्रेट हो रही है रूरल टू अर्बन एरियाज़ में, उनके लिए कैसे कंस्ट्रक्शन करके 3.5 लाख इंडिविजुअल्स कम्युनिटी एंड पब्लिक टॉयलेट्स को कंस्ट्रक्ट करके। फिर कंप्लीट लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इन सिटीज़ विथ लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन। तो जो भी लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है उसको कंप्लीट करना है जहाँ पे पॉपुलेशन 1 लाख से कम रहती है। ये एक न्यू कंपोनेंट इंट्रोड्यूस किया गया है स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में। ठीक है, तो पहले था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अब लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को भी मैनेज किया जाएगा। फिर सस्टेनेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की अगर बात करें तो 100% सोर्स पे सेग्रीगेशन करना है आपको वेस्ट का, along with functional material recovery facilities in every city। ठीक है, और जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक को फेज आउट करने के लिए है। कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट भी हम फैसिलिटीज प्रोसेसिंग सेंटर्स भी हमको सेटअप करने हैं और हमको डिप्लॉय करने हैं स्वीपर्स को इन सिटीज़ अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर। फिर रिमीडिएशन करना है सारे लेगेसी डंप साइट्स का टू फ्री 1400 एकर्स ऑफ लॉक्ड अप लैंड। ओके, सो दीज आर द, फिर रोबस्ट कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज एंड ऑल रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स जो भी इन्वॉल्व है और सिटीजन्स का एंगेजमेंट भी इन्वॉल्व करना है, स्केलिंग अप द जन आंदोलन। ओके, सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। नाउ लेट्स कम टू एक्सपेक्टेड आउटकम्स ऑफ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। तो सिटीज़ टू बी सर्टिफाइड एटलीस्ट 3 स्टार गार्बेज फ्री, ऑल सिटीज़ जो है ODF प्लस होने चाहिए, ऑल सिटीज़ बिकम एट ODF प्लस प्लस एंड एटलीस्ट 50% ऑफ द ऑल सिटीज़ बिकम वाटर प्लस। ओके, सो दीज आर द एक्सपेक्टेड आउटकम्स। नाउ लेट्स कम टू अमृत 2.0। तो ये एक स्टेप है आत्मनिर्भर भारत की तरफ, जिसका एम है कि हमको वाटर सिक्योर स्टेट बनाने हैं, सिटीज़ बनाने हैं और फंक्शनल वाटर टैप कनेक्शन प्रोवाइड करना है सारे हाउस होल्ड को। तो ये जो है नेशनल आई थिंक नेशनल वाटर मतलब वाटर से ही रिलेटेड कोई वो था, वो हमने पढ़ा था, उसमें फंक्शनल वाटर टैप कनेक्शन प्रोवाइड करना है सारे हाउस होल्ड को। ये अचीव करेगा हमारा सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वाटर, कंजर्व करके वाटर को, और ये प्रोवाइड करेंगे 100% सीवेज मैनेजमेंट जो है इन 500 अमृत सिटीज़। अब की कंपोनेंट क्या है, अर्बन लोकल बॉडीज़ जो है वो क्या करेंगे, सबमिट करेंगे डिटेल्ड सिटी वाटर बैलेंस प्लान को और सिटी वाटर एक्शन प्लान सबमिट करेंगे ऑनलाइन पोर्टल से। ठीक है, सिटी वाटर बैलेंस प्लान जो है वो हमको स्टेटस बताएगा कि कितना हमारा वाटर अवेलेबिलिटी है, कितना डिमांड है हमारे एरिया में, कितना सप्लाई हो रही है। प्रोजेक्ट जो है वो गैप को फिल करेगा बाय फॉर्मुलेटिंग इन द फॉर्म सिटी वाटर एक्शन प्लान एट स्टेट लेवल। आउटकम्स बेस्ड फंडिंग होगी, जितना भी आउटकम मिलेगा उतना ज़्यादा फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, इट मैंडेट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 10% फंड्स एलोकेटेड टू सिटीज़ इन PPP मोड। तो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मोड में 10% फंड यूटिलाइज होंगे और टेकिंग अ प्रोजेक्ट ऑन 24/7 वाटर सप्लाई इन 500 अमृत सिटीज़। फिर पेय जल सर्वेक्षण विल एक्सेस द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर। इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन भी करना है, जन आंदोलन इंक्लूड करके, मतलब पीपल्स को इंक्लूड करके। स्टार्टअप इन वाटर sector also be encouraged through technology submission and community participation with focus on self help groups। ओके, तो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन जो है उसको भी फैसिलिटेट उसके साथ मिलके ये सब करना पड़ेगा। ओके, फिर एविडेंस बेस्ड इवैल्यूएशन करना है हमको आउटकम्स का यूजिंग ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म combined with citizen feedback through gig economy। It has a reform agenda
मिशन जो होगा पेपरलेस होगा और मॉनिटर्ड होगा थ्रू टेक्नोलॉजी बेस्ड, ठीक है। तो दीज आर द सम अमृत के जो भी पॉइंट है एंड अचीवमेंट्स ऑफ अमृत एक बार आप पढ़ लीजिएगा, मैंने हाईलाइट कर दिए कुछ कुछ पॉइंट्स। नाउ लेट्स कम टू न्यूज़ इन शॉर्ट। तो न्यूज़ इन शॉर्ट की अगर बात करें तो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट 2021 रिलीज़ की है यूनिसेफ ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने रिलीज़ की है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उसमें नहीं जा रही हूँ। तो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2021 रिपोर्ट यूनिसेफ ने रिलीज़ की है, ओके। और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जो है ये अभी रिलीज की है लंदन बेस्ड इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट एंड इज स्पॉन्सर्ड बाय कॉर्टिवा एग्री साइंस। तो इंडिया का रैंक इसमें 71 है इन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में, ठीक है। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जो है वो मेजर करता है जो भी फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड ड्राइवर्स हैं उनको 113 कंट्रीज़ में, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी एंड सेफ्टी, नेचुरल रिसोर्स एंड रेजिलियंस, ठीक है। ये 58 यूनिक फूड सिक्योरिटी इंडिकेटर्स को इंक्लूड करता है, इंक्लूडिंग इनकम एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ओके। नाउ लेट्स कम टू द की हाईलाइट्स। तो की हाईलाइट्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये इंडेक्स जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स से डिफरेंट है, बिकॉज ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है कंसर्न वाइल्ड लाइफ एंड वेल्थ हंगर लाइफ जो है ये रिलीज करते हैं, और इंडिया का रैंक उसमें 101 पोजीशन पे है। फिर वायो नमन प्रोग्राम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने अभी ऑर्गेनाइज किया है, जब इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन जो है मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। ऑन द ओकेजन इसमें फॉलोइंग इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं। एल्डरली हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया है विच इज़ 14567। फिर सेज मैंने आपको PT 365 में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, जो भी आप जाके उसको एक बार देख लीजिएगा। ये एक पोर्टल है जो भी एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करने का कि जो भी एल्डरली पीपल है उनकी हेल्प करो, एल्डरली की केयर करो। फिर सेक्रेड सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी पोर्टल, जो कि सीनियर सिटीजन्स को कनेक्ट करेंगे विद जॉब प्रोवाइडर्स इन प्राइवेट सेक्टर। फिर आते हैं पैलिएटिव केयर। तो WHO ने अभी डिफाइन किया कि पैलिएटिव केयर होता क्या है। तो पैलिएटिव केयर जो होता है ये एक अप्रोच होता है जो कि इम्प्रूव करता है हमारी पेशेंट और उनके फैमिलीज़ के लाइफ की क्वालिटी को एनहांस करता है, इम्प्रूव करता है, जो कि बहुत सारी लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, इलनेस फेस कर रहे हैं। फॉर WHO अगर बात करें तो पैलिएटिव केयर जो है इज़ अ ह्यूमन राइट एंड मोरल इम्पेरेटिव ऑफ ऑल हेल्थ सिस्टम, ओके। अकॉर्डिंग टू WHO ओनली 1 in 10 पीपल जिनको पैलिएटिव केयर की ज़रूरत है, और ठीक है ज़रूरत है। ग्लोबल डिमांड फॉर केयर फॉर पीपल विथ लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस विल कंटिन्यू टू ग्रो। इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक अगर बात करें तो कोविड-19 पेंडेमिक ने हाईलाइट किया है कि इस टाइप की केयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पेंडेमिक ऑल्सो रिमाइंडेड of the need for all health professionals to have some training in this area, मतलब इन सब चीज़ों में ट्रेनिंग होनी चाहिए। ऑप्टिमल केयर रिक्वायर्स अ सपोर्टिव पॉलिसी एनवायरमेंट एम्पावर्ड कम्युनिटीज़, पैलिएटिव केयर रिसर्च, ये भी ज़रूरी है। अब पैलिएटिव केयर इन इंडिया की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर MR राजागोपाल, popularly known as father of palliative care in the country, only 1 to 2% people जो है उनके पास ही बस palliative care है, बाकी सबके पास नहीं है। इंडिया हैज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर। इसका गोल क्या है कि हमको अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करना, क्वालिटी पेन रिलीफ प्रोवाइड करना, जो भी पीपल इससे जा रहे हैं, मतलब बहुत सारी ड्रग्स मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है, जो बहुत ज़्यादा सफरिंग कर रहे हैं ड्यू टू देयर हेल्थ प्रॉब्लम्स। और केरला ने अभी इम्प्लीमेंट किया है एक पैलिएटिव, मतलब 2008 में इम्प्लीमेंट किया था पैलिएटिव केयर पॉलिसी, ओके। सो दिस इज द एंड ऑफ सोशल इशूज। आई विल स्टार्ट विथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट टुमारो। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।